Hello everyone, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes मेरठ। स्टूडेंट्स हम लोग आपको अगर पता है तो ओके, और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि विंग्स क्लासेस मेरठ एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराता है। स्टूडेंट्स, ये विंग्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है और इसमें हम लोगों ने सीरीज शुरू की है जो सीटेट दिसंबर में होने वाला है उसके लिए। इस सीरीज में जो पहला टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 8 से 10 मार्क्स जो सीटेट के हैं, जो सीडीपी के हैं, वो आपको इसमें से मिलेंगे। टॉपिक का नाम है प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके जो 3 सेशंस हैं वो आपके लिए यूट्यूब पर पहले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये सेशन देखिएगा, नहीं तो आप देख लीजिए, है ना। 3 सेशन इसके ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं ये बता रही हूँ। आज हमें जो करना है, आज के सेशन में जो करना है तो प्लीज देखिएगा। स्टूडेंट्स, कल हमने या पिछले 3 सेशंस में जो हमने किया है, हमने ये डिस्कस किया है कि जो प्याजे हैं वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने रिसर्च जो है अपने ही बच्चों पर की थी और जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे थे वो ये नोटिस कर रहे थे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, मतलब बच्चों ने किस किस उम्र पर क्या क्या सीखा है। ये प्याजे ने अपने 3 बच्चों के साथ नोटिस किया और फाइनली ये थ्योरी दी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो पहला सेशन है उसमें मैंने ये बताया है कि ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट मानी क्यों जाती है, या इस पे से एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा क्यों आते हैं। ना केवल सीटेट एग्जाम में, स्टूडेंट्स DSSB, KVS, NVS, कोई भी टीचिंग एग्जाम जो आज की डेट में कंडक्ट हो रहा है, प्याजे को वो नहीं छोड़ सकते। द रीजन बीइंग, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्याजे के कंस्ट्रक्टिविज्म या प्याजे के रचनावाद के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये अपने आप में लॉन्ग थ्योरी है, या बेसिकली इसे ऐसे कहें कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं वो डीपर पोर्शन में से आते हैं। तो इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए वो आपको कुछ एक वीडियोस देखने पड़ेंगे, कुछ एक सेशन देखने पड़ेंगे, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो इसमें जो हमने 3 चीजें पहले 3 सेशंस में जो पहले कर लिया है वो ये कि प्याजे ने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिक अवस्था, उम्र 0 से 2 साल, डिस्कस कर चुके हैं, बहुत डिटेल में देखिएगा, सेशन 1 में है। नंबर 2 इज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र 2 से 7 साल। सेकेंड सेशन में है बच्चा सीखता कैसे है और बच्चे ने क्या क्या सीखा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। हम लोग थर्ड स्टेज पे थे जो कि अपने आप में एक बड़ी स्टेज है, नाम है, इसे मुझे आज डिस्कस करना है तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा 7 से 11 उम्र का बच्चा, 7 to 11 ईयर्स का जो बच्चा होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में 6 क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती हैं। 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है डिवर्सिबिलिटी, पलटावी, डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण एंड कंजर्वेशन, संरक्षण। ये तीनों हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, या पिछले सेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा। जो बाकी 3 है, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड ट्रांजिटिविटी, इन तीनों को मैं आप समझा रही हूँ। और जो स्टेज 4 है वो भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें एग्जामिनर घुमा देता है। तो आपको वीडियो के लास्ट में कुछ वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस जिसमें हर व्यक्ति घूम जाता है कि आंसर क्या होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लें, शुरुआत करें। हमें करना है सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और ट्रांजिटिविटी से। स्टूडेंट्स, ये क्या है? स्टूडेंट्स, तीनों ही चीजों का संबंध अरेंजमेंट से है, अरेंज करना। सीरिएशन, जिसे हमने हिंदी में कहा श्रेणीकृत करना, इसके लिए प्याजे ने जो एग्जांपल दिया पहले वो देखिए। स्टूडेंट्स, प्याजे कहते हैं कि अगर बच्चे को पिंक कलर के डिफरेंट शेड्स दे दिए जाएं और उसको कहा जाए कि इसे लाइटर टू डार्कर में अरेंज करो, मैं नहीं कह रही हूं, प्याजे कह रहे हैं। प्याजे कहते हैं कि अगर बच्चे को पिंक कलर के डिफरेंट शेड्स दे दिए जाएं या ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स दे दिए जाएं और कहा जाए लाइटर टू डार्कर अरेंज करो, तो 5-6 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा ये नहीं कर पाता है। लेकिन जो 7+ का बच्चा है वो कलर्स को
कलर्स को क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना जानता है। इसको पियाजे ने नाम दिया। पियाजे ने कहा कि 7+ का बच्चा कलर ग्रेडियंट मतलब कलर को अरेंज करना, कलर्स को क्रमबद्ध करना जानता है। आई बिलीव आपने वो फेयर एंड लवली वाला एड देखा होगा, है ना? उसमें जो स्ट्रिप दिखाते हैं कि सर्दियों में निखार उल्टा, तो वो जो स्ट्रिप है उसमें क्या है, जो स्किन टोन है उसको अरेंज किया हुआ है फ्रॉम लाइटर टू डार्कर और फ्रॉम डार्कर टू लाइटर। डिड यू गेट द पॉइंट? तो बच्चों द्वारा किसी भी चीज को उनके किसी एक गुण के आधार पर अरेंज करने को, क्या बोला मैंने? बच्चों द्वारा किन्हीं चीजों को उनके किसी एक गुण के आधार पर हल्के से डार्क या डार्कर से लाइट, दोबारा सुनो, हल्के से भारी, मतलब चीज जो है वो हल्की है वेट में और एक चीज भारी है, तो हल्के से भारी, भारी से हल्का भी। फिर जब कलर्स की बात करें तो लाइटर टू डार्कर या डार्कर टू लाइटर, या हाइट की बात करें तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अगर बच्चा इसको अरेंज कर पाता है तो मतलब उसको वो सीरिएशन जानता है। आपको समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि बच्चे द्वारा चीजों को सीरीज में अरेंज करने को सीरिएशन कहते हैं। और सीरीज में अरेंज करना मतलब क्या? वस्तुओं को किसी एक क्वालिटी के आधार पर, चाहे वो क्वालिटी लाइटर टू डार्कर है, चाहे वो क्वालिटी छोटे से बड़ा है, चाहे वो क्वालिटी हल्के से भारी है, को अरेंज करने को सीरिएशन कहते हैं। एग्जांपल सुनिए इसके। स्टूडेंट्स, एक बच्ची है जिसके पास बहुत सारी डॉल्स हैं। कोई छोटी डॉल है, कोई बड़ी डॉल है, कोई और बड़ी डॉल है। अगर बच्ची उन डॉल्स को ऐसे अरेंज करती है कि सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, व्हाट इज दिस? पियाजे के हिसाब से दिस इज सीरिएशन। या बच्चा है, लड़का है, उसके पास कार्स हैं, कार्स छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, और वो कार्स को छोटी से बड़ी तरफ अरेंज करता है, तो पियाजे के हिसाब से वो क्या है? दैट इज सीरिएशन। इज इट ओके? तो दिस इज श्रेणीकृत करना। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है स्टूडेंट, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, ट्रांजिटिविटी, तीनों का संबंध अरेंजमेंट से है। और ये तीनों चीजें पियाजे के हिसाब से बच्चे में 7+ पे डेवलप होती हैं। मतलब 7 साल का सिर्फ छोटा बच्चा ये नहीं कर सकता, 7+ से बच्चा कर लेता है। अब सुनिएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना। इसका पहले एग्जाम्पल सुनिए, फिर हम डेफिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टूडेंट्स, ये जो छोटी बच्ची मैंने अभी आपको बताई थी जिसके पास बहुत सारी डॉल्स थी, एज्यूम कीजिए कि बच्चे के पास जो डॉल्स हैं उनके 2 कलर्स हैं, मतलब 2 कलर की बच्चे के पास डॉल्स हैं। पिंक कलर की भी हैं और स्काई ब्लू कलर के भी हैं, दोनों बच्चों के फेवरेट कलर होते हैं। बच्ची गुड्डा गुड्डी की शादी करवा रही है, खेल रही है, और एक तरफ लड़की वाले हैं, एक तरफ लड़के वाले हैं। पिंक ड्रेस में गर्ल्स वाले हैं, स्काई ब्लू वाले में लड़के वाले हैं। और बच्ची डॉल्स को कैसे अरेंज करती है? एक तरफ सारी पिंक, एक तरफ सारी स्काई ब्लू। दिस इज व्हाट? दिस इज क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब ये क्या हुआ? वस्तुओं को किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के आधार पर, गुण के आधार पर उन्हें अलग अलग कर देना और नाम दे देना, इसको हम क्लासिफाई करना कहते हैं। आई बिलीव आपको सीरिएशन और क्लासिफिकेशन में फर्क समझ में आया होगा। सीरिएशन में अरेंज करना है सीरीज में, और क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर देना। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं जो आप घर में यूज करते हो, आपकी जो कबर्ड होगी, अलमारी होगी कपड़ों वाली या किसी भी चीज की, उसमें जो कपड़े हैं वो सारे ऐसे तो नहीं रखे होंगे इकट्ठे, कुछ अरेंजमेंट होगा ना? क्या बेडशीट्स एक जगह रखी होंगी, टॉल्स एक तरफ रखी होंगी, या आप जो रेगुलर वियर पहनते हैं वो एक तरफ है, या पार्टी वेयर है वो एक उसमें है? क्या किया हुआ है? क्या आपने चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है ना? तो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन, और ये हमें कोई सिखाता नहीं है। पियाजे की थ्योरी के जो पिछले सेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पियाजे ने कहा ही ये है कि बच्चा किसी के सिखाने से नहीं सीखता। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके, भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता जाता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता है उसके दिमाग में कुछ योग्यताएं डेवलप हो जाती हैं। आप याद करके बताइए मुझे कि आपको अलमारी अपनी खुद संभालना, मैनेज करना किस एज पर आया था? एक, और किसने सिखाया था?
क्या किसी के सिखाने से आता है या हमारे दिमाग में ये एबिलिटीज, ये योग्यताएं अपने आप डेवलप हो जाती हैं? आंसर मुझे पता है, आपको भी पता है, अपने आप डेवलप हो जाती है। एंड दिस थिंग इज नोन एज वर्गीकरण करना। पियाजे ने केवल इन चीजों को नोटिस किया है, वहां लिखा है, ध्यान दिया है इन बातों पे कि जो छोटा बच्चा है 5 साल का, उसको कहो अपनी अलमारी अरेंज करो, उसे नहीं पता चलता है कैसे अरेंज करनी है, उसे क्लासिफाई करना नहीं आता। अब कुछ कुछ लोगों को अगर लग रहा होगा कि मेरी बेटी तो कर लेती है, मेरी बेटी तो सीरिएशन में भी कर लेती है, तो मैं आपके साथ आपकी बात मानूंगी। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि पियाजे ने केवल एक थ्योरी दी है, हर हर बच्चे में वो थ्योरी 100% एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कुछ लोग 6 साल में भी सीरिएशन सीख जाते हैं, कुछ लोग बहुत उम्र तक भी नहीं सीखते, तो ये सब बातें अपनी जगह हैं। पर पियाजे ने जो थ्योरी दी, उन्होंने किस स्टेज में किस किस योग्यता की बात की है वो हमें समझना है। तो जो उन्होंने कहा वो मैं आपको समझा रही हूँ कि पियाजे के हिसाब से मूल संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा लॉजिकल तरीके से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो ही वो सीरिएशन के बारे में जानता है, तो ही वो क्लासिफिकेशन के बारे में जानता है। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 6 इज ट्रांजिटिविटी, संक्रामिता। ये थोड़ा सा टिपिकल है, पियाजे ने जो इसके लिए एग्जाम्पल दिया वो क्या है। पियाजे कहते हैं कि एक जो बच्चा है वो अपनी बुक शेल्फ को अरेंज करना सीखता है। अगर वो बुक शेल्फ को अरेंज करना सीख जाता है तो वो ट्रांजिटिविटी है। ट्रांजिटिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, आप में से वो लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। बच्चे द्वारा ये समझना शुरू कर देना कि अगर ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिविटी। अब ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आप बुक शेल्फ के ही एग्जांपल से समझो कि बेड पे बुक्स को आप कैसे अरेंज करते हो, वो जो लाइब्रेरी में अरेंज होती है ना, वैसे अरेंज करनी है, एक के ऊपर एक ही रखनी। तो बुक्स को आप कैसे अरेंज करते हो? ऐसे बुक को नाप नाप के देखते हो एक दूसरे से कि कौन सी बड़ी है, कैसे रखनी है, या कहीं रखी हो, बेड पे पड़ी हो और आपको अलमारी में रखनी हो, तो मेंटली उनमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी होगी, मतलब बड़ी भी है, मोटी भी है, कुछ इस तरह की चीज को देखते हुए फिर आप उसमें से एक सिलेक्ट करते हो, रखते हो। सीरिएशन में किसी एक क्वालिटी के आधार पर अरेंज किया था, क्लासिफिकेशन में इसे क्लासिफाई कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, और ट्रांजिटिविटी में वस्तुओं में मेंटली या मानसिक तौर पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करके फिर हम उनको अरेंज करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में खास क्या है कि यहाँ वस्तुओं में मानसिक तौर पर संबंध स्थापित करते हुए अरेंज करने को ट्रांजिटिविटी कहते हैं, ये संक्रामिता कहते हैं। आप लिख सकते हैं, वस्तुओं को मानसिक तौर पर अलग अलग करने व उनमें संबंध स्थापित करने की योग्यता को संक्रामिता कहते हैं। ओके, ये 3 चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। स्टूडेंट्स, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है बेसिकली, तो सभी नोट्स अलग तरीका होता है देने का, तो अभी फिलहाल जो हो पा रहा है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज इसमें और कीजिए, हमने पिछली अवस्था में कहा था कि बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है। अब इस चीज में आकर बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं है। तो ईगोसेंट्रिक मैं पहले समझा चुकी हूँ कि ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है केवल अपने ही एंगल से सोच पाना। अब इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक नहीं है, मतलब वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की क्षमता रखता है। तो आप इसे एक जगह लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे आप? बच्चा, द चाइल्ड इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक इन नेचर। चाइल्ड इज नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक इन नेचर। बच्चा अब अहम केंद्रित नहीं है। दिस वाज स्टेज नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं स्टेज 4 पे चलूं, स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे ये बताएंगे ये जो क्वेश्चन है वो इन तीनों में से किस में जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन जो पूछ रही हूँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बच्चा मैथ्स की डिफरेंट शेप्स क्या, कुछ सर्कल बने हुए हैं उसके सामने, या कुछ उसके पास कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ ब्लॉक सर्कुलर फॉर्म में है, कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कुछ स्क्वायर फॉर्म में है और कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में है। ये खूब सारे हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े बनाए हैं पर ये खूब सारे हैं। तो बच्चा अगर अलग अलग आकृति को अलग अलग करने की क्षमता रखता है,
तो ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की कौन सी योग्यता मानी जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 सीरिएशन, ऑप्शन नंबर 2 क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 ट्रांजिटिविटी, ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव। बताइए, समझ में आ रहा है? सीरिएशन नहीं है, अरेंज थोड़ी ना कर रहा है। इट विल बी, बिल्कुल ठीक है, इट विल बी इन क्लासिफिकेशन। बच्चा अलग अलग शेप्स को अलग अलग कर रहा है, दिस इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत करना। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन आया है, ये आया है केवीएस में, केवीएस में है या एनवीएस एग्जाम में है। कहा गया है कि बच्चा अपने खिलौनों को आकार के अनुरूप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करता है। खिलौनों को आकार के अनुरूप छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करता है। क्लियर हो रहा होगा ना आपको? किसमें आएगा? इट विल बी इन सीरिएशन। इज इट ओके? अच्छा मुझे बताओ, असेंबली में जब हम स्टूडेंट्स को हाइट वाइज खड़ा करते हैं, छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन, व्हाट इज दैट? दिस इज अगेन सीरिएशन। ठीक है, सो ये हमने कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटेट एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो ये डिफरेंट क्रिटिकल से एग्जाम्स आ रहे हैं, रीड का एग्जाम है, देन एनवीएस है, ये बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस उठाते हैं, तो कहीं पर भी इन चीज़ों को आपको मिल सकता है। सो फिलहाल जो हो चुका है दैट इज ये 3 स्टेजेस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब हम 4 स्टेज इस सेशन में और करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो 4 स्टेजेस एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं इन तीनों को यहाँ रब कर रही हूँ और केवल जो मेरे पास यहाँ आ रहा है दैट इज फॉर्मल, या 2 नाम है इसके, दोनों नाम नोट कर लीजिएगा, फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल 4 स्टेज है स्टूडेंट्स, या एब्स्ट्रैक्ट। इन हिंदी वी से इट एज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एज है स्टूडेंट्स 11 प्लस, कई जगह 11 to 14 में मिलती है आपको, दोनों ही ठीक है। 11 से 14 साल का बच्चा पियाजे के हिसाब से स्टेज में होता है। अच्छा, अब पहले तो इस स्टेज पे से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सुनिए। इस स्टेज में आपको करना क्या है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल एग्जाम में इस स्टेज पे जो बनता है वो एक ही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर, बाकी ये स्टेज काम की नहीं है, ये नहीं है, क्वेश्चन ज्यादातर एक ही बनता है, बाकी किस तरह से ये काम किया है भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी अवस्था है जहां बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ कर देता है, आई बिलीव आपको ये पता है कि एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चिंतन करना या अमूर्त तरीके से चिंतन करना क्या होता है, पता है ना? ओके, अगर आपको पूछा जाए एक्लिप्स क्या होता है, ग्रहण क्या होता है, तो आप इमेजिन करोगे कि सूरज पृथ्वी चंद्रमा घूमते घूमते एक सीध में आ जाते हैं, अब इसकी छाया इस पर पड़ती है तो ये दिखाई नहीं देता है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये वो है जो आपको दिख नहीं रहा है, सूरज चंद्रमा पृथ्वी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं सामने, आप केवल इमेजिन कर रहे हैं। तो जब हम बच्चों को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं जिसमें कुछ भी सामने नहीं है, सामने है तो उसे मूर्त चिंतन कहते हैं, कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसा पढ़ाते हैं जिसमें बच्चों को इमेजिन कराना पड़ रहा है, so that type of thinking is known as अमूर्त थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन। और जो स्टेज 4 है, आप उम्र देखिए 11 से 14 साल, 11 साल का बच्चा क्लास 5th में होता है या 5th को क्रॉस कर चुका होता है। अब सुनिएगा इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ कर देता है। आंसर इज स्टेज 4। उम्र कौन सी? 11 से 14 या 11 प्लस। स्टूडेंट्स, इस स्टेज का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है और ये मैथ्स पेडागोजी में स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। आपको पता है कि डिफरेंट एग्जाम्स में या सीटेट में तो स्पेशली हर जो पेडागोजी होती है, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी है, ईवीएस पेडागोजी है, वहाँ पियाजे पे से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मैथ्स पेडागोजी में जब क्वेश्चन ये बनता है कि अलजेब्रा बच्चों को कौन से क्लास से शुरू करना चाहिए, बीजगणित का शिक्षण कब से शुरू करना चाहिए, तो आंसर क्या देते हो?
पता होना चाहिए, मैथ्स पेडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 6 ऑनवर्ड्स। इसलिए 1st to 5th में या आपके सीटेट के प्राइमरी वाले एग्जाम में अलजेब्रा नहीं है। क्यों नहीं है? सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि आपको अलजेब्रा नहीं पढ़ाना है उन्हें। क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि 5th क्लास तक का बच्चा अलजेब्रा को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि अलजेब्रा मतलब इमेजिनेशन, अलजेब्रा मतलब माना पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। आज से 15 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। बताओ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ये जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें माना पुत्र की आयु x, ऐसे करके हमें चीजें शुरू करनी पड़ती हैं। सो दिस इज ऑल इमेजिनेशन। और 11 साल का बच्चा, 5th क्लास तक का बच्चा, अभी उसके दिमाग में ये एबिलिटी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना की क्षमता रख पाए। जब बच्चे के दिमाग में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है तो बच्चे को हम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते। इसीलिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिक्वायर्ड है, या वो सभी कॉन्सेप्ट्स खूब सारे होते हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिक्वायर्ड है, उनको हमें जो शुरुआत करनी चाहिए वो क्लास 6 से करनी चाहिए। ऐसा साइकोलॉजिस्ट तो कहते ही कहते हैं, ऐसा पियाजे की थ्योरी में मेंशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बता रही हूँ। क्या क्वेश्चन है? पहला कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ कर लेता है? तो आंसर इज स्टेज 4, दैट इज पॉइंट नंबर 1। मैं यहाँ पे आपको पुराने जो चीजें हैं, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, ही स्टार्ट्स थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से पुराने वाली चीजों को रिवाइज कराऊंगी। पहली स्टेज में 0 से 2 में बच्चा कैसे सीखता था? हाँ जी, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। दूसरी में कैसे सीखता था? दूसरों को इमिटेट करके, अनुकरण करके। तीसरी स्टेज में कैसे सीखता था? कंक्रीट वाली में, पिछली वाली में तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता था। और अब चौथी स्टेज में 11+ से बच्चा कैसे सीखता है? वह एब्स्ट्रैक्ट तरीके से चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो मेन क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो तो ये बनता है। बाकी 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पियाजे के बच्चे जीनियस थे। पियाजे ने जो रिसर्च है अपने ही बच्चों पर की है और सभी एक तरह की चीजें शो कर रहे थे। पियाजे का हर बच्चा 11+ के बाद साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने आपको पहले सेशन में पियाजे के बारे में बताया था कि पियाजे एक ब्रिलियंट व्यक्ति थे। उनका 13 साल की उम्र में आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका था। तो पियाजे के जो बच्चे हैं वो भी बेसिकली 11+ के बाद अपने जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं छोटे छोटे से, वो उसको प्लान करते थे, उस पर सिस्टमेटिक तरीके से सोचते थे और उनको खुद ब खुद करते थे। तो पियाजे ने जो 11+ वाले बच्चों के लिए कहा है वो क्या कहा है? 2-3 बातें यहाँ पे लिखवा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे ने कहा है कि ये वो बच्चा है जो साइंटिफिक तरीके से सोचना प्रारंभ कर देता है। तो द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इन अ साइंटिफिक मैनर। बच्चा वैज्ञानिक तरीके से चिंतन प्रारंभ कर देता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में जो पियाजे के क्वेश्चन है वो कहाँ फंसाते हैं वो आपको यहाँ पता चलेगा। स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी एग्जाम में लिखा हुआ है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग, और ये आपको सीटेट एग्जाम में बहुत मिलता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इन हिंदी वी से इट एज परिकल्पनात्मक चिंतन। इंग्लिश हिंदी में से किसी एक में समझ में आना चाहिए। हाइपोथेटिकल थिंकिंग या परिकल्पनात्मक चिंतन मतलब इमेजिनेशन में सोचना। अगर कहीं पे भी ये लिखा हुआ है और यही चीज एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन तो पूछेगा कंक्रीट वाले पे, इससे पहले वाली स्टेज पर, लेकिन आपको वो एग्जामिनर की मजबूरी होती है, उसे सही आंसर एक ही रखना होता है, बाकी जो 3 आंसर्स होते हैं वो गलत ऑप्शन उसे देने होते हैं। तो वो क्या करता है, 3 ऑप्शन कहीं और से उठाता है, तो उसमें वो ज्यादातर ये वाला ऑप्शन उठाता है जो कि स्टेज 4 से रिलेटेड है। तो कंक्रीट वाले पे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें एक आंसर सही होगा, बाकी जो 3 है वो यहाँ से उठे होंगे, और एक जगह अगर लिखा होगा परिकल्पनात्मक चिंतन, अब आप सोच में पड़ जाओगे ये क्या होता है, ये थ्योरी में कहा था। तो प्लीज अगर वहाँ पे परिकल्पनात्मक चिंतन मेंशन है तो आप समझ जाइए कि ये वाला जो चिंतन होता है वो पियाजे की थ्योरी की स्टेज 4 से रिलेटेड है। ये 11+ वाला बच्चा करता है, ये उससे पहले वाला बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है, सो स्टेज 4 की जो कुछ बातें वो क्या,
बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ करता है। नंबर 2, बच्चा साइंटिफिक वे में या वैज्ञानिक तरीके से चिंतन प्रारंभ करता है। नंबर 3, बच्चा परिकल्पनात्मक तरीके से चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चा सिस्टमैटिक प्लानिंग योजनाबद्ध, बच्चा क्रमबद्ध तरीके से योजना बना पाता है। और ये सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक साइंटिस्ट के लिए चाहिए होती हैं। आपको पता है साइंटिस्ट जब किसी पॉइंट पर काम करते हैं तो वो सिस्टमैटिक प्लानिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक एटीट्यूड ये बच्चे में डेवलप हो रहा होता है। मतलब ये बच्चे में ये साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए ये कुछ चीज़ें बेसिकली है वो हैं जो चाहिए। तो पियाजे ने स्टेज 4 के बच्चों से जो एक्सपेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं क्या किया है कि ये जो बच्चा है वो वैज्ञानिकों की तरह सोचना प्रारंभ कर देता है। फाइन, दिस वाज स्टेज 4। और यहाँ पे मैं क्या कहूँ, पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो गई है या मैं ये कहूँ कि यहाँ से पियाजे की थ्योरी शुरू होती है। नोट कीजिएगा, आपके सिलेबस का टॉपिक मैंने एक सेशन में पहले भी बताया है कि सिलेबस का टॉपिक ये नहीं है कि पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिलेबस का टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। आपको इसमें कमियां ढूंढनी है, आलोचनाएं पता करनी है। और कमियां आप किसी चीज में तभी ढूंढ पाते हैं गाइस जब आपको चीज का पता होता है। तो अभी तो फिलहाल आपको ये मोटे मोटे तौर पर, मैं पूरी तरह भी अभी नहीं कहूंगी, पूरी तरह भी नहीं कह सकती, द रीजन भी ये जो मेन चीजें हैं ये आपके सामने आई हैं। पूरी तरह आपको बात तब समझ में आएगी जब आप पियाजे की थ्योरी के वो वाले कॉन्सेप्ट्स, कौन से वाले सुनिएगा, स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन, जिसे आप स्कीमा, समावेशन, समायोजन, संतुलन की प्रक्रियाएं, इक्विलिब्रेशन, ये जब आपको क्वेश्चंस, ये जो पॉइंट्स पता चलेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखता है। अगला जो वीडियो है या अगला जो सेशन है उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं। तब तक अगर आप इसे कर सकते हैं, मैं इसको तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट के तौर पर देती हूँ कि अब जरा जी भर के बुराइयां करो। थ्योरी आपको कंप्लीटली समझा दी गई है और ये समझ लो कि ये 60 साल पुरानी थ्योरी है। ये थ्योरी हमारे पास ऐसा काम नहीं है, इस वजह से हमें इस थ्योरी से काम चलाना पड़ रहा है। तो आप बच्चों को ध्यान से और नोटिस करो और मुझे बताओ कि पियाजे ने इस थ्योरी में कहाँ कहाँ कमियां छोड़ दी हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा वो कमियों पर से उठाएगा और ये भी नहीं पूछेगा कि भाई ये वाली कमियां हैं, ये पूछेगा इनमें से सबसे बड़ी, इनमें से पियाजे की थ्योरी की जो सबसे बड़ी कमी है वो इनमें से कौन सी है। अगला सेशन आपके लिए यूजफुल तभी होगा जब आप इन सेशंस को देख चुके होंगे, क्योंकि वो रट्टा नहीं मारा जा सकता, वो आपको दिखनी चाहिए। रट्टा मारेंगे तो एग्जामिनर अगली उठा लेगा, ये बहुत डिफरेंट सी चीजें होती हैं। अच्छा, और तो नेक्स्ट सेशन, 2 सेशंस इसके अभी और आई बिलीव चाहिए होंगे। नंबर 1, पियाजे की थ्योरी की क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं, और अगर पॉसिबल हुआ तो स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सीटेट एग्जाम में पियाजे पे से आए हुए हैं, तो आपके पास कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट, सोल्यूशन सेट जरूर होगा जिसमें पिछले पेपर्स दिए होंगे। प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस केवल सीटेट के पेपर में से कीजिएगा, कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर इन चीजों को नहीं ठीक कहता है। और एक चीज और नोट कीजिएगा, इस तरह का जो मटेरियल है सीटेट का या पेडागोजी का, वो ऑथेंटिकेटेड मटेरियल बहुत कम मिलता है। मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया होगा, हो सकता है मैंने सब ना पढ़ा हो तो, लेकिन जो मार्केट में नॉर्मल बुक्स आती हैं उसमें से पेडागोजी को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। पेडागोजी और साइकोलॉजी में फ़र्क है, आई बिलीव भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि आपके जो सिलेबस है, ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, पर ये जो CDP एंड चाइल्ड साइकोलॉजी का पोर्शन है ये 90 मार्क्स का है। और मैं दोनों पोर्शन के बारे में बात कर रही हूँ कि ये आपको बुक्स में से समझ में नहीं आता है। मुझे आना पड़ा YouTube पर चैनल लेकर, क्योंकि मुझे जो फीलिंग हो रही थी वो ये कि बिना इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लोगों का सीटेट जब यूं ही निकल जाता है, निकल तो जाता है। हालांकि मेरी इस बात पे भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया,
वो कह रहे हैं कि 15% का ही निकलता है, 85% का तो नहीं निकलता है। हाँ, निकलता तभी है जब आप सटीक पढ़ते हो। मतलब अगर सही बस में बैठोगे, दिल्ली जाना है, दिल्ली वाली बस में बैठोगे तो ही पहुंचोगे ना। कुछ मर्जी पढ़ते रहने से ये नहीं निकलता है, क्योंकि मटेरियल सटीक चाहिए, जो पॉइंट है वही चाहिए, तो निकल जाता है। एक बार ठीक से चीज़ों को करने से, सीटेट एग्जाम को क्लियर होने से नहीं रोक सकता कोई भी। तो बने रहिएगा और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, और इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू ये तभी हो पाएगा, या इसमें मोटिवेशन हमें जब मिलेगा तो ही हम इन चीज़ों को जारी कर रख पाएंगे। आई बिलीव जो मेहनत की जा रही है वो सही दिशा में की जा रही है, सही सोच से की जा रही है। आप लोगों के पास ये पहुँचे, चीज़ें सबको मिलनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब तक पहुँचनी चाहिए। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये हेल्पफुल है, हो सकता है आपके लिए और आपके उन फ्रेंड्स के लिए जो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी टीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB KVS NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या नेट एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो पोर्शन होता है वो सारी चीज़ों में ये वाली चीज़ें काम आएंगी। अगर आप भेजेंगे तो दे विल बी थैंकफुल टू यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।